हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज मैं आपके लिए कॉमन एरर्स पर दूसरा वीडियो मैं डालने जा रहा हूं, जो कि ये मतलब जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं, इंटर लेवल के, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मुख्य रूप से जो अग्निपथ में जो अपीयर हुए हैं इस बार उस अग्निपथ एग्ज़ाम को देने के लिए, यानी जैसा कि आप 24 जुलाई को ही एयरफोर्स से जो एयरफोर्स का जो परीक्षा है 24 जुलाई को है, अग्निपथ से जो भी संबंधित परीक्षा है। तो बेटा उन सब परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल है। ये देखिए, अब इसमें पहला क्वेश्चन है, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। इसी तरह के क्वेश्चन बेटा आपके पेपर्स में होंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। कॉमन एरर से ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना है, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और जिन लोगों ने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए तो आते हैं मेन पॉइंट पर। देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको इसको मुझे समझाना है कि क्या इसमें एरर है। देखिए, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ तो ये होता है कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। तो बेटा आपको यहां समझना है कि अनलेस जो है ये निगेटिव होता है, इसमें नॉट छुपा होता है। इसलिए जो फर्स्ट क्लॉज देखिए, पहला जो क्लॉज है डू नॉट, ये डू नॉट यहाँ पर गलत है, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी ये निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि इस सेंटेंस में एरर क्या है, डू नॉट एरर है। सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, सही होगा अनलेस यू वर्क हार्ड, फिर कॉमा दीजिए, यू विल फेल। यानी कि करेक्ट सेंटेंस करने के लिए क्या करने होंगे, डू नॉट को हम हटा देंगे। क्लियर, ये चीज आगे भी ध्यान रखना होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही आस्क्ड मी दैट हाउ मच इट कॉस्ट। उसने मुझसे पूछा कि इसका कीमत कितना है, इसका मूल्य कितना है। देखो बेटा आप लोग भी जानते हो ये सेंटेंस जो है ना, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आगे देखिए, फिर यहाँ दैट लगा है, फिर उसके आगे क्वेश्चन वर्ड आ गए हैं हाउ मच। इससे साबित होता है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था, और इनडायरेक्ट में बनाते समय कंजंक्शन दैट का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। कंजंक्शन दैट का प्रयोग ये गलत है, इस क्वेश्चन में यही एरर है, इसलिए इस दैट को हम हटा देंगे। तो क्या करेक्ट बनेगा, ही आस्क्ड मी हाउ मच इट कॉस्ट, ये इसका सही आंसर होगा। यानी कि दैट इस सेंटेंस में एरर है, इसको आउट कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई एडवाइस हिम टू गो होम। इसका अर्थ ये निकलना चाहिए था कि मैंने उसे घर जाने के लिए सलाह दी या सलाह दिया। लेकिन बेटा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एडवाइस है, एडवाइस मीन्स होता है सलाह, ये गलत है। ये एडवाइस के स्थान पर एडवाइज होगा, उसका स्पेलिंग होगा ADVISE। यहाँ पर एडवाइज होना चाहिए। इस प्रकार से इस सेंटेंस में जो एडवाइस है ये बिल्कुल एरर है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज ही entered the room then he met me। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश किया तब या त्यों ही वह मुझे मिला। बेटा आपको ध्यान रखना होगा, जब कोई भी सेंटेंस एज से शुरू हो तो उसके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, तो या तब के लिए सिर्फ कॉमा का ही प्रयोग होगा। तो कॉमा तो सही है, इस सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में देन का प्रयोग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही स्पीक्स नाइदर इंग्लिश और फ्रेंच।
सबसे बड़ी बात है, इसका कहने का सेंटेंस का अर्थ तो ये हो रहा है कि वह न तो इंग्लिश बोलता है न तो फ्रेंच। लेकिन समझना इसमें बेटा आपको ये है कि नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है, जो कि सेंटेंस में और का प्रयोग किया गया है, इसलिए और इस सेंटेंस में एरर है, गलत है। और के स्थान पर नॉर का प्रयोग होना चाहिए। अगला सेंटेंस है ही इज माई कजन ब्रदर। इसका अर्थ ये कहना चाह रहा है कि वह मेरा चचेरा भाई है, जबकि बेटा आपको जानना चाहिए कि कज़न का मतलब ही होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा। तो यहाँ पर ब्रदर का प्रयोग नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ही इज माई कज़न। इसका अर्थ ये निकलेगा वह मेरा चचेरा भाई है। अगला सेंटेंस है ही डिड नथिंग बट टू लाफ। अब देखिए यहां पर आपको याद रखना होगा कि बट के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है। बट कंजंक्शन के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार से जो ये टू है, सिर्फ टू जो है इस सेंटेंस में एरर है। इसका करेक्ट आंसर होगा he did nothing but laugh। ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सेंटेंस है he went there by horse। वह वहां घोड़ा के द्वारा गया। ये सेंटेंस कहना चाहता है, लेकिन नहीं, इस सेंटेंस में बहुत बड़ा एरर ये है कि देखिए हॉर्स के पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बाई का प्रयोग बिल्कुल गलत है। यहाँ होना चाहिए ही वेंट देयर ऑन अ हॉर्स। यहाँ बाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? ऑन अ हॉर्स। ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यू हैड बेटर टू गो होम। मैं आपको क्लियर कर दूं इस सेंटेंस में देखिए टू गलत है, टू एरर है। क्यों? क्योंकि हैड बेटर, हैड रेदर दैन के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। आई मीन इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है। इस टू का प्रयोग जो किया गया है इस सेंटेंस में गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? यू हैड बेटर गो होम, यानी टू का प्रयोग नहीं होगा। अगला देखिए सेंटेंस ही हैड स्कैर्सली इंटर्ड द विलेज देन हिज फादर डाइड। वह मुश्किल से गांव में प्रवेश किया ही था तब उसके पिता मर गए। लेकिन आपको यह जानना होगा कि देखिए बेटा ये शब्द को ध्यान रखना होगा। स्कैर्सली और एक वर्ड है हार्डली। स्कैर्सली और हार्डली जिस सेंटेंस में होते हैं उस सेंटेंस में देन का प्रयोग गलत माना जाएगा। यानी जो यहाँ पर देन का प्रयोग किया गया है ये गलत है। देन के स्थान पर हुवेन का प्रयोग होगा। किस चीज़ का? हुवेन का। अगला सेंटेंस है यू हैव बीन अक्यूज्ड फॉर मर्डर। कहा गया कि अब मतलब इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि यू हैव बीन अक्यूज्ड फॉर मर्डर, मतलब कि हत्या के लिए आपको दोषी ठहराया गया है। तो यहाँ पर बेटा आप जान लें प्रीपोजिशन फॉर जो है ये बिल्कुल एरर है, फॉर गलत है। फॉर का प्रयोग यहाँ नहीं होगा क्योंकि अक्यूज्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। यानी अक्यूज्ड के बाद फॉर के स्थान पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। अगला सेंटेंस देखिए ही विल हेल्प मी सर्टेनली। अब देखिए यहाँ पर सर्टेनली जो है ये एडवर्ब है और हमारा ग्रामर का रूल ये कहता है कि एडवर्ब का प्रयोग हमेशा जब भी किसी सेंटेंस में, ये आपको शर्त याद रखना होगा, जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हों, जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब
दोनों एक साथ हों तो एडवर्ब का प्रयोग दोनों के बीच में किया जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए एडवर्ब का प्रयोग सबसे लास्ट में किया गया है। इसका करेक्ट देखिए, विल क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, यानी मॉडल एक्जुलियरी वर्ब है, और हेल्प क्या है, मेन वर्ब है। तो इस सेंटेंस में विल हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प मेन वर्ब है, इसलिए जो सर्टेनली एडवर्ब है ये दोनों के बीच में यानी यहाँ प्रयोग होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ही विल सर्टेनली हेल्प मी, वह निश्चित रूप से मेरी सहायता करेगा। इसका अर्थ यह हुआ। अगला देखिए, बीइंग अ हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट। देखिए बेटा, इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को दिखाया गया है, जैसा कि आपने सिंथेसिस में पढ़ा होगा। और जिन लोगों ने सिंथेसिस नहीं पढ़ा है या सही ढंग से आप नहीं समझे हैं, तो आप इस चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जा करके सिंथेसिस में जाइए और पूरा सिंथेसिस विस्तार से पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। तो जिन लोगों को उतना सिंथेसिस पर अच्छी पकड़ नहीं है वो ज़रूर इस प्लेलिस्ट में जाकर सिंथेसिस को देखें। सिंथेसिस को मैंने पूरा विस्तार से बताया है, आप कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए बीइंग अ हॉट डे है और आई कुड नॉट गो आउट, यानी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि एक ही सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर आई है तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट डिफरेंट होगा, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर है इट का प्रयोग होगा। सही सेंटेंस क्या होगा, पहले इट लगाना होगा, यहाँ पर पहले इट लगाना, इट बीइंग अ हॉट डे, फिर कॉमा दे करके आई कुड नॉट गो आउट। ठीक है, कहता है कि गर्म दिन होने के कारण की वजह से मैं बाहर नहीं जा सका, यानी कि इस सेंटेंस में जो 13 नंबर क्वेश्चन है बीइंग के पहले इट का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है आई सॉ अ बर्ड वुंडेड। देखिए ये सेंटेंस का अर्थ ये निकलना चाहिए था कि मैंने एक घायल पंछी को देखा। और बेटा रूल ये कहता है कि कभी भी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होना चाहिए। इस सेंटेंस में बर्ड जो है नाउन है और वुंडेड यानी जख्मी, घायल, ये क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए वुंडेड का प्रयोग बर्ड के पहले होगा। यानी कि इसका सही आंसर होगा आई सॉ अ वुंडेड बर्ड, यानी वुंडेड बर्ड से पहले आना चाहिए, आई सॉ अ वुंडेड बर्ड। तो अगला आप देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आई डू नॉट नो टू स्विम। इसका शाब्दिक अर्थ तो ये होना चाहिए कि मैं तैरना नहीं जानता हूँ। आप ऐसे सेंटेंस देखेंगे तो आप इसका अर्थ भी समझ रहे होंगे कि ये तो सही है यार, आई डू नॉट नो टू स्विम, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। लेकिन नहीं बेटा, इसमें बहुत बड़ा मिस्टेक है। इसका सही होगा आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। यहाँ पर हाउ का प्रयोग करना होगा, यानी टू के पहले हाउ का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। मैं, तब इसका अर्थ होगा कि मैं तैरना नहीं जानता हूं। अगला क्वेश्चन है यू नीड नॉट टू गो। फिर से मैं आपको बता दूं बेटा, जैसे सेंटेंस में नीड रहे, डेयर रहे, तो मेड रहे, तो इस तरह के जब सेंटेंस होते हैं तो इनके बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है, जो कि गो के पहले टू आया है। यानी कि मैं आपको बता दूं, आपको इतना ही सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब भी सेंटेंस में नीड रहे उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होगा। यानी यहाँ पर टू का जो प्रयोग किया गया है ये गलत है। इस सेंटेंस में टू क्या है, एरर है, यानी कि टू को हटा दिया जाएगा, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा यू नीड नॉट गो। बस अगला सेंटेंस देखिए, मेनी अ मैन हैव डन सो। बेटा आप जानते भी होंगे मेनी जो होता है ये प्लूरल होता है, और मेनी अ जब लगा रहेगा तो आप मान लेना कि यह सेंटेंस सिंगुलर है।
तो देखिए यहाँ पर मैनी अ का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से एक साबित होता है कि ये जो सेंटेंस है सिंगुलर में है, इसलिए यहाँ पर हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है और हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। मैनी अ सिंगुलर है, इसलिए हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैनी अ मैन हैज डन सो। अगला क्वेश्चन, इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इस सेंटेंस का ये मीनिंग बताना चाह रहा है कि यदि मैं पंछी होता तो उड़ जाता। बेटा आप याद रखिए, ये सेंटेंस बिल्कुल काल्पनिक है। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं फिक्सिशियस होते हैं, काल्पनिक होते हैं, अवास्तविक होते हैं, असंभव भी कह सकते हैं। अब मैं कल्पना करूं या आप कल्पना करो कि यदि मैं पंछी होता तो उड़ जाता, तो पंछी होना तो असंभव ही है, यानी कि ये बात काल्पनिक है। जब आपको लगे कि ये सेंटेंस काल्पनिक है, अवास्तविक है, असंभव है, तो कभी भी याद रखना आई रहे या ही रहे, कोई भी वहाँ नाउन या प्रोनाउन होगा उसके साथ वाज का प्रयोग नहीं होता है, उसके साथ वर का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में देखिए करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। यानी कि इस सेंटेंस में वाज जो है ये एरर है, वाज के स्थान पर वर का प्रयोग सही माना जाएगा। अगला सेंटेंस है, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। ये कहना चाह रहा है यह मैं ही हूँ जो तुम्हारा मित्र हूँ। तो अब देखो आप यहाँ पर रूल कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, जैसा कि यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है, और उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके पहले आई का प्रयोग किया गया है, यानी आई के साथ एम का प्रयोग होगा, यानी कि इज यहाँ पर क्या है? एरर है, क्योंकि हमें आई के हिसाब से यहाँ वर्ब लगाना है और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, इसलिए इज के स्थान पर एम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है, देखिए इसमें लिखा गया है आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। बेटा ये रूल है कि जब एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन्स हों, आई मीन मेरा कहने का मतलब है एक ही वाक्य में तीनों पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यदि एक ही वाक्य में तीनों पर्सन आते हैं तो वहाँ पर अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन आ गए, तीन ही पर्सन होते हैं। तो जब आप इसको सेंटेंस में इंग्लिश में अरेंज करेंगे, इंग्लिश सेंटेंस में सही ढंग से इसको अरेंज करेंगे, तो इसका रूल क्या होता है? 2 3 1, यानी 231 2 3 1 के हिसाब से अरेंज किया जाता है। यानी कि पहले आएगा सेकेंड पर्सन, यानी कि पहले यू को लिखेंगे, यू सेकंड पर्सन है, उसके बाद देखिए 3 यानी थर्ड पर्सन, यानी यू के बाद कॉमा देकर ही को लिखेंगे, उसके बाद एंड क्या है? फर्स्ट यानी फर्स्ट पर्सन, यानी आई सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा? यू, ही एंड आई वेंट टू दिल्ली। यानी कि आपको 2 3 1 231 के फार्मूला को दिमाग में रखना है। तो इस प्रकार से बेटा मैंने आपको पहले वीडियो में भी मेरे ख्याल से 19 क्वेश्चन बनाए थे, इस वाले वीडियो में 20 क्वेश्चन हैं। मैं 1-2 कॉमन एरर्स का वीडियो और आपको देने वाला हूं, यानी 24 जुलाई से पहले, जो कि आपके
अग्निपथ परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर देखना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो ठीक है, मुझे इतना ही बताना था और इसी शुभकामना के साथ मैं आपको फिर से एक नई शुभकामना देते हुए कामना करता हूं कि आप अपने मंजिल में कामयाब हों, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद।